नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। जैसे ही आईबीपीएस का क्लर्क का पीओ का एसओ का फाइनल रिजल्ट आया है दोस्तों, उसके साथ साथ रिजर्व लिस्ट भी आ गई है और बहुत सारे कैंडिडेट्स वहाँ पे रिजर्व लिस्ट में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि क्या रिजर्व लिस्ट के जो कैंडिडेट्स हैं उनके सिलेक्शन के चांसेस क्या बनते हैं। मेरे एंगल से के तो ये चांसेस बहुत हाई है, लेकिन ये किस एंगल से हाई है, इसके कौन से डायमेंशंस का ध्यान में रखते हुए हमें मुझे ऐसा लगता है कि आपके चांसेस बहुत हाई है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। इसलिए इस वीडियो को मैंने इन डेप्थ एनालिसिस वीडियो बोला है और इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज भी मैं आपको दूंगा एट द आफ्टर सेक्शन। यहाँ पे 3 सेक्शंस पे बात करेंगे। क्लर्क एक पहला सेक्शन, पीओ और एसओ का दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन तो क्लर्क के बाद ही आएगा जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस मैं आपको दूंगा। ये इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे बनता है। दोस्तों यहाँ पे जो रिजर्व लिस्ट आई है बहुत सारे तीनों पोस्ट के लिए आती है, इसलिए हम आईबीपीएस क्लर्क सेपरेट सोचेंगे और पीओ और एसओ का कंबाइन सोचेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम एनालिसिस यही देखेंगे कि क्लर्क का क्या है। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने जो रीजंस आइडेंटिफाई किए हैं जो मुझे लगते हैं कि किसके लिए किसी वजह से आपके जो चांसेस है सिलेक्शन के बहुत हाई। सबसे पहले दोस्तों बिग स्टेट्स एंड मोर नंबर ऑफ वैकेंसीज। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आईबीपीएस की हर साल वैकेंसीज 8,000 के अराउंड होती है, जो बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट हम यहाँ पे मानते हैं। और यहाँ पे जो बिग स्टेट्स है दोस्तों, जहाँ पे जैसा यूपी हो, महाराष्ट्र हो, जहाँ पे वैकेंसीज बहुत होती है, तमिलनाडु, गुजरात, बहुत बड़ी बड़ी ज़्यादा वैकेंसीज वहाँ पे होती है। तो वहाँ पे दोस्तों आपकी रिजर्व लिस्ट से सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वैकेंसीज नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा होती है। तो डेफिनेटली वहाँ पे रिज़ाइन करने वाले या कैंडिडेट जो ज्वाइन नहीं करेंगे उनकी भी जो संख्या होगी वो भी डेफिनेटली हाई होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी ये होगा दोस्तों कि ऑलरेडी सिलेक्टेड इन एलआईसी, ईएसआईसी, एफसी एंड मेनी मोर ऑर्गेनाइजेशंस। दोस्तों बहुत सारे रिजल्ट्स आपको पता है कि आगे एलआईसी असिस्टेंट की बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट थी, जो 8,000 वैकेंसीज यहाँ पे थी। ईएसआईसी की बहुत सारी बड़ी रिक्रूटमेंट की अराउंड 2,000 की यहाँ पे वैकेंसीज थी, और एफसीआई की बहुत बड़ी वैकेंसीज। तो दोस्तों क्लेरिकल का जो जॉब है आईबीपीएस का, उसके अकॉर्डिंगली एलआईसी अच्छा जॉब है, ईएसआईसी भी अच्छा है, एफसीआई भी अच्छा है, जो अदर ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी अच्छा है। इसलिए जो कुछ भी बंदे होंगे वो डेफिनेटली एलआईसी, ईएसआईसी, एफसीआई यही ऑर्गेनाइजेशंस को प्रेफर करेंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों कि इसके इस सेकंड पॉइंट है कि जिसकी वजह से आपके चांसेस बहुत हाई है। क्योंकि मेरे जितने दोस्त है दोस्तों एलआईसी, ईएसआईसी में, उनका सिलेक्शन यहाँ पे हो चुका है। बहुत सारे दोस्त हैं तो वो एलआईसी ही नहीं छोड़ेंगे, ना आईबीपीएस क्लर्क ज्वाइन करेंगे, चाहे उनको होम पोस्टिंग मिले या नहीं ना मिले। इसलिए दोस्तों वो आईबीपीएस क्लर्क का पोस्टिंग नहीं लेंगे। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है आपके लिए, ऐसा मुझे लगता है। इसके बाद डबल सिलेक्शन एज अ क्लर्क एंड पीओ, बहुत सारे कमेंट्स मुझे देखे, बहुत सारा सुनने भी मिला है, मेरे दोस्त भी है जिनका क्लेरिकल के लिए भी और पीओ और एसओ के लिए भी सिलेक्शन हुआ है। सो दोस्तों ऑब्वियसली जिसका क्लेरिकल और पीओ एसओ के लिए, वो डेफिनेटली अफसर लेवल की पोस्ट सिलेक्ट करेगा। पीओ और एसओ उसके लिए ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करेगा। सो दोस्तों यही रहेगा कि वो क्लियर ज्वाइन नहीं करेंगे, डेफिनेटली वो पीओ और एसओ को ही अपना टारगेट बनाएंगे और उसी पोस्ट पे ज्वाइन होंगे। अब ये 3 टॉपिक इसमें से बहुत, ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता नहीं है कि ये सिर्फ पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये बहुत हद तक ये सही है, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी 2 दिन से मैं जितना एनालिसिस या इस वीडियो पे इस टॉपिक पे कर रहा हूँ, जितने कमेंट्स में जितना मुझे पढ़ने को मिल रहा है उतना मैं पढ़ता हूँ, जितने लोगों से बात कर सकता हूँ उतने से बात कर रहा हूँ। मुझे यही ध्यान में आ रहा है कि ये 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक थर्ड टॉपिक यही है कि डबल सिलेक्शन इन रिजर्व लिस्ट एंड अगेन दिस ईयर दे आर इन फाइनल लिस्ट। दोस्तों ये भी बहुत बार हुआ है कि बहुत सारे बंदे रिजर्व लिस्ट में, लास्ट ईयर की जो रिजर्व लिस्ट है उसमें सिलेक्ट हुए क्लर्क, और इस ईयर भी क्लर्क हुए, लेकिन लास्ट ईयर कोई पीओ की सिलेक्ट हुआ, इस बार क्लर्क में हुआ, तो वो डेफिनेटली पीओ ही जाएगा। सो यदि कोई पीओ जो होता है रिजर्व लिस्ट और फाइनल लिस्ट में, वो पीओ जाएगा, और कोई क्लर्क क्लर्क पे होता है तो बैंक प्रेफर करेगा मोस्ट प्रोबेबली। सो डिपेंड करता है। तो इसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके यहाँ पे वैकेंसीज जो रिजर्व लिस्ट की है वो उनको फिलअप करने में मदद करेगी। उसके बाद जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट से लाइक आरबीआई, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आरबीआई ईपीएफओ जो एओ का जो अफसर का एग्जाम है। दोस्तों मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं कि उनका ये मानना है कि उनका जो सिलेक्शन हुआ है तो वो बोल रहे कि अभी 3 या 6 मंथ 3 या 4 मंथ तो ज्वाइनिंग नहीं आएगा, डेफिनेटली नहीं आएगा, क्योंकि कोरोना की वजह से थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस डिले हुआ है, ऐसा मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। सो दोस्तों उसी की वजह से जो कुछ भी प्रोसीजर यहाँ पे डिले देखते हुए मिलता है, हमें प्रोसीजर में डिले देखने को मिल रहा है, तो उसकी वजह से दोस्तों बहुत सारे बंदों ने आरबीआई वगैरह के जैसे एक जो एग्ज़ाम से वो टारगेट किए हैं। तो उनका ये मानना है कि यदि आरबीआई बाद में भी होता है तो वो एटलीस्ट 3 मंथ का एक्सटेंशन या 6 मंथ का एक्सटेंशन ले सकते हैं। जितना मस्त एक्सटेंशन उनको एवेल कर पा वो एवेल कर पाएंगे, उतना एवेल करके वो इस एग्ज़ाम के लिए अपना जोर लगाएंगे। और यदि आरबीआई वगैरह में वो इनका सिलेक्शन होता है तो ये वैकेंसीज
रिजर्व लिस्ट से फिलअप की जाएगी। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पे पेंडिंग है दोस्तों, बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट थी ईपीएफओ एसएसए की भी, उसका भी फाइनल रिजल्ट पेंडिंग है। तो क्या करें? तो दोस्तों ईपीओ का फाइनल रिजल्ट पेंडिंग है, इसलिए अभी आईबीपीएस कर का 3 मंथ का भी ज्वाइनिंग नहीं आएगा, तो बंदे ज्वाइन भी कर लेंगे, कोई इशू नहीं। यदि ईपीएफओ का जल्द से रिजल्ट नहीं आता तो ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन जब क्लरिकल का रिजल्ट आने के बाद, ज्वाइन करने के बाद यदि ईपीएफओ का रिजल्ट आ जाएगा तो बंदे मोस्ट प्रोबेबली 90%, 90-95% बंदे ईपीएफओ को प्रेफर करेंगे, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की 7th पे कमीशन सीपीसी की, जिसे हम 7th सीपीसी का जॉब कहते हैं, वो 7th सीपीसी जॉब है, इसलिए डेफिनेटली वो प्रेफर करेंगे, क्योंकि इसमें ये बैंक क्लर्क से एलआईसी, ईएसआईसी, एफसीआई, ईपीएफओ, आरबीआई, ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस का जॉब का जो पे स्केल है और बहुत सारी रीजंस है, वो डेफिनेटली उसको ही प्रेफर करेंगे। सो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने यहाँ पे एनालाइज की है कि बहुत सारे बंदों ने अभी ज्वाइनिंग एक्सटेंड कर दिया है लास्ट ईयर। कोई पीओ का ज्वाइनिंग लेट आएगा तो डेफिनेटली वो यहाँ पे आपको कोई पीओ और क्लर्क में भी सिलेक्ट हुआ है, लेकिन वो आरबीआई में चला जाता है तो पीओ की भी वैकेंसीज और क्लर्क की भी वैकेंसीज आपको रिजर्व लिस्ट से फिल करते हुए देखने को मिल सकती है। सो दोस्तों मेरा यही मानना है कि अभी कॉन्क्रीट एनालिसिस में यह बताऊंगा आपको, यदि मान के चलो कि जो बिग स्टेट है, जो बिग स्टेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे कि समझ लो वहाँ पे वैकेंसीज है 500, 800 के अराउंड, 500 और 800 के अराउंड वैकेंसीज वहाँ पे है। और यदि वहाँ पे रिजर्व लिस्ट का कट ऑफ है 2 मार्क्स का, मान के चलते हैं 2 मार्क्स का है, तो मैं ये लगभग ये कह सकता हूँ वहाँ पे दोस्तों 1.5 मार्क्स, क्योंकि क्या है ना, जितना आप एज पे रहोगे उतनी पॉसिबिलिटी आपकी थोड़ी बहुत कम हो जाती है, लेकिन 1.5 मार्क्स के लगभग या अराउंड जो एज पे है उनके भी सिक्के सिलेक्शन की चांसेस बहुत है, लेकिन बहुत है। क्या है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है, हम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम ये इतना ज़रूर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपके जो चांसेस है बहुत हाई है, क्योंकि इन रीजंस की वजह से, इन रीजंस को यदि आप खुद बाद में वीडियो देख के भी एनालाइज करोगे ना, तो आपको भी यही देखने को मिलेगा, नहीं हाँ ये जो कह रहे हैं वो डेफिनेटली सही कह रहे हैं, क्योंकि आपके भी ऐसे बहुत सारे दोस्त होंगे वो किस ना किस कैटेगरी में यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो डबल सिलेक्शन की कैटेगरी में, चाहे वो ऑलरेडी सिलेक्टेड कैटेगरी में, चाहे वो उसके अपकमिंग रिक्रूटमेंट्स के लिए वो प्रिपेयर कर रहे हो। सो दोस्तों ये सारी कैटेगरीज में आपको कोई ना कोई अपना दोस्त देखने को मिल सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे बात करता हूँ। सो दोस्तों जहाँ पे स्मॉल स्टेट है तो वैकेंसी 100 है, 200 है, तो यहाँ पे भी डेफिनेटली दोस्तों रिजर्व लिस्ट का जो कट ऑफ होगा 1 मार्क के अराउंड होगा, तो यहाँ पे भी आप 0.7, 0.6, 0.8 तक बहुत होपफुल हो सकते हैं, क्योंकि एज का थोड़ा बहुत चांसेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वेटिंग लिस्ट में हो, तो आप यदि एज पे हो तो आपके चांसेस बहुत लो होते हैं। सो मेरा मानना ये है कि आपको उसका सोचना नहीं है, आपको सिर्फ होपफुल रहना। लेकिन एक इंपॉर्टेंट सजेशन एट द एंड में, एट द एंड इसी टॉपिक के एंड, क्योंकि इसके बाद हम पीओ का भी डिस्कस करेंगे, पीओ और एसओ का, कि आपको जो है आपको ऐसा समझ के चलना है कि एटलीस्ट कुछ हद तक हमारा जो जॉब है वो पक्का हो चुका है, हमें सिर्फ अभी आने वाले दिनों में बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करके यदि ऑफिसर की जो एग्ज़ाम से उसको ट्राई करना है, और अदर जो एग्ज़ाम से असिस्टेंट लेवल की, क्लरिकल लेवल की, उसको भी ट्राई करना है, क्योंकि ये ना आपका जॉब की जो पॉसिबिलिटी है फिक्स हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको जॉब मिल गई है, ऐसी पॉसिबिलिटी। इसीलिए आपको असिस्टेंट लेवल के भी और अफसर लेवल के भी जॉब्स को आपको बहुत अच्छी तरह से टारगेट करना है। आपके पास 1 साल है दोस्तों, क्योंकि अगले 31 मार्च तक इसकी रिजर्व लिस्ट जारी होगी, तो आपको तब तक पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा समय है। तो आने वाले बहुत सारे एग्जाम्स में आपको प्रिपरेशन करना है, और लॉकडाउन में आपको बहुत समय मिला है तो उसका आपको पूरी तरह से फ़ायदा लेना है। अब दोस्तों बात आती है पीओ की और एसओ के चांसेस की, क्या आपके पीओ और एसओ के चांसेस कितने हैं? दोस्तों मेरा मानना ये है कि पीओ और एसओ की जो एग्ज़ाम्स होती है उसमें ये स्टेट वगैरह का जो टॉपिक है ये भी चला जाता है, ऑलरेडी सिलेक्टेड ये जो ऑर्गेनाइजेशन है डेफिनेटली पीओ के लेवल की नहीं, क्योंकि पीओ एक अफसर लेवल का है। तो डबल सिलेक्शन यदि हम यहाँ पे कहते हैं कि पीओ और एसओ, तो इसमें तभी बंदे के, कोई बंदा पीओ और एसओ दोनों के सिलेक्ट हुआ हो तो तभी वो लीव कर सकता है। अदरवाइज कोई बंदा डबल डबल पीओ है, कोई रिजर्व लिस्ट में भी हुआ है, कोई दिस ईयर फाइनल लिस्ट में हुआ है, तो उसकी एक वैकेंसीज भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और कोई अपकमिंग रिक्रूटमेंट्स, वो बड़ी रिक्रूटमेंट होगी, चाहे वो आरबीआई हो, ईपीएफ हो, एओ ईओ हो, और कोई स्टेट सर्विस की एग्जाम्स उसने दी हो, तभी वो बंदा सिलेक्शन कि मतलब तभी वो बंदा ज्वाइन कर सकता है। तो दोस्तों पीओ और एसओ की जो रिजर्व लिस्ट होती है उसमें आपको थोड़ा बहुत कट ऑफ जो है हाई जाने को देखने को मिलता है। यदि 1 मार्क्स का डिफरेंस है किसी कैटेगरी में रिजर्व लिस्ट में, तो आपको 0.2 या 0.3 तक उसकी वेटिंग लिस्ट क्लियर
हो उसके आगे क्लियर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि उनको एक अफसर लेवल का जॉब है तो उनके आगे क्लास 1 की पोस्ट का एक ऑप्शन रहता है। और अदर जो ऑर्गेनाइजेशन जैसे नाबार्ड, आरबीआई जो रेगुलेटरी बॉडीज़ है, और एलआईसी, डबल ओ, कोई न्यू इंडिया एश्योरेंस का, या कोई अदर कोई ऑफिसर लेवल के एग्जाम आते हैं तभी वो ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज ईपीएफ, एलआईसी वगैरह के जो ऑर्गेनाइजेशन हो वो यहाँ पे ज्वाइन नहीं करेंगे। तो उनके लिए यहाँ पे सिर्फ दो ही पॉइंट यहाँ पे बनते हैं कि डबल सिलेक्शन एज अ पीओ आरएसओ और डबल सिलेक्शन रिजर्व लिस्ट एंड फाइनल लिस्ट एंड अपकमिंग रिक्रूटमेंट्स लाइक आरबीआई ने 3 पॉइंट्स में ही यदि पॉसिबिलिटी है। सो मेरे एंगल से दोस्तों, जो बंदो पीओ और एसओ में वेटिंग लिस्ट में, उनको ज़्यादा वेट करना नहीं चाहिए, ज़्यादा होपफुल रहना भी नहीं चाहिए। यदि आप एज पे हो तो आपको सीधा आने वाले दिनों में आने वाले एग्जाम्स के लिए ज़्यादा बेहतर प्रिपरेशन करना है, क्योंकि उनके चांसेस ऑफ सिलेक्शन एज़ कम्पेयर टू आईबीपीएस क्लर्क थोड़े से कम है, क्योंकि वैकेंसीज भी उनकी बहुत कम होती है। लगभग 4800 के अराउंड ही वैकेंसीज है, एज़ कम्पेयर टू क्लर्क जहाँ पे 8000 वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती है। सो दोस्तों, यही मेरा एनालिसिस था। यदि आपकी और कोई क्यूरीज हो तो प्लीज़ let me know in the comment box. So thank you guys for watching this. Have a nice day, have a lovely day, and have a bright future ahead. Goodbye.